Assalamualaikum everyone. Today I am going to discuss about the topic writ and its kind. हमें इस चीज का नॉलेज है कि जो हमारी ये काइंड्स हैं ये इतने इंपॉर्टेंट हैं कि तकरीबन हर क्वेश्चन इससे रिलेटेड हो सकता है, पेपर में पूछा जा सकता है। इवन अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में बैठते हैं उसके अंदर बाज दफा कुछ इस तरह के एक्सप्रेशंस दे दिए जाते हैं और फिर बाद में बताया जाता है, पूछा जाता है कि भाई ये रिट जो है वो ये एक्सप्रेशन किस रिट को डील कर रहा है। तो इस लिहाज से बहुत इंतहाई अहम जो है ये टॉपिक है। हम पांच तरह की काइंड्स जो हैं वो रिट की पढ़ते हैं, जिसका जिक्र हमारे जो आइन है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान उसके अंदर मौजूद है। आर्टिकल है इसका 199 और उसकी तकरीबन कुछ क्लॉजेस हैं कि जिसके अंदर कुछ पैराग्राफ दिए गए हैं जिसके अंदर बताया गया है कि ये रिट फलां चीज से रिलेटेड है, ये चीज फलां रिट कहलाती है। अब हमारे यहाँ जो नॉर्मली है रिट से रिलेटेड मामला, उसके कुछ वर्ड्स यूज होते हैं, कुछ काइंड्स हैं जिसको अल्फाज दिए गए हैं। ये अल्फाज कॉन्स्टिट्यूशन में बिल्कुल इस्तेमाल नहीं हुए, लेकिन ये लैटिन वर्ड से ड्राइव्ड है। अब ये किस तरह से यूज हुए तो आप ये देखिए कि अगर हम इसकी हिस्ट्री में जाएं तो अगर ब्रिटिश में देखा जाए तो ब्रिटिश क्वीन का जो ऑफिस था, ठीक है, उससे रिट का कंसेप्ट उजागर हुआ, जैसे रिट ऑफ मैंडामस हो गई। और अगर अमेरिकन सिस्टम में देखा जाए तो एंग्लो अमेरिकन का जो कंसेप्ट था उस दौर का, तब रिट का कंसेप्ट मौजूद था। अब ब्रिटिश में रिट किस तरह से यूज होती थी कि जो क्वीन की कोर्ट्स होती थी वहां से जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते थे उनको जो है आप ये समझें कि उनके ऊपर अथॉरिटी कायम की जाती थी कि अगर उन्होंने कोई एक्ट किया है तो वो कितनी हद तक उनके अंडर रहकर किए। ये ब्रिटिश का कॉन्सेप्ट था। और जबकि अमेरिकन का कॉन्सेप्ट जिसको एंग्लो अमेरिकन जो इरा कहा जाता है उसके अंदर ये स्पेसिफिकली कोर्ट्स से रिलेटेड ही था। यानी कि जो हमारी अपर कोर्ट्स थी वो हायर कोर्ट्स को डील करती थी उस टाइम में, और वो उनसे पूछती थी अगर ये इन्होंने इख्तियार इस्तेमाल किया तो कितनी हद तक उन कवानीन के मुताबिक किया जो कि इनकी जुरिस्डिक्शन बनती थी, या फिर इसके आउटसाइड कर दिया। अच्छा, तो ये बात है इसकी बैकग्राउंड हिस्ट्री की। तो ये जो अल्फाज यूज होते हैं जिसमें पांच किस्म की रिट शामिल हैं, उनको वर्ड्स दिए गए जिस तरह के मैंडामस हो गया, सर्श्योरी हो गया, प्रोहिबिशन हो गया, हैबिस कॉर्पस हो गया, क्यू वारंट हो गई। ठीक है, तो ये वर्ड हमारे अपने अल्फाज नहीं है, बल्कि इनकी जो सेंस है वो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से ही हमने अब अपने जो आइन है उसमें अडॉप्ट कर ली। तो अब मैं स्टार्ट करने लगी हूँ अपना मैंडामस से कि मैंडामस का कॉन्सेप्ट क्या है। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगी बहुत ही आसान अल्फाज में आपको समझा दूं, और इसके साथ साथ मैं कुछ ऐसे अल्फाज का जिक्र साथ करूंगी ताकि आपको याद रहे। सबसे पहली हमारी आती है मैंडामस। ठीक है, इसको मैं इस तरह से प्रोनाउंस करती हूँ, मैं भी ये कुछ और तरह से भी प्रोनाउंस होती है, बट मेरे नजदीक याद करने का यही तरीका कार था कि मैंने इसको मैंडामस ही कहा। अच्छा जी, मैंडामस जो कॉन्सेप्ट है वो लैटिन वर्ड, अगर हम इसका मीनिंग देखें इस लैटिन वर्ड का तो होता है कमांड। यानी कि जो अथॉरिटी कमांडिंग है या जो कमांड कर रही है उसके पास इख्तियार है कि जो इंफीरियर कोर्ट्स हैं या गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं तो उसको देखे कि भाई आया कि ये कानून के लिहाज से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। तो मैंडामस की रीट उस वक्त जो है वो सामने आती है जब ये चीज या उजर पैदा हो कि जो अथॉरिटी है, चाहे वो गवर्नमेंट ऑफिशियल की है या हमारी लोअर कोर्ट्स हैं, उन्होंने लॉ को फॉलो नहीं किया, लॉ को फॉलो नहीं किया। तो उसके लिए जो एक्सप्रेशन यूज होता है वो स्पेसिफिक है और मैं आपको बताने लगी हूँ। इसका एक्सप्रेशन है टू डू एन एक्ट विच अ पर्सन इज बाउंड बाय लॉ टू डू। टू डू एन एक्ट विच अ पर्सन इज बाउंड बाय लॉ टू डू, कि भाई तुम वही काम करो जो तुम्हारा करने का काम है कानून के मुताबिक। अब इसके अंदर कौन कौन सी चीजें शामिल हैं, इसके अंदर फर्द भी हो सकता है कोई, इसके अंदर गवर्नमेंट ऑफिशियल भी हो सकता है, इसके अंदर हमारी लोअर कोर्ट्स भी हो सकती है। क्योंकि इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप सेक्शन वन आर्टिकल 199 पढ़ें। उसके अंदर बताया गया है, एक तो हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन का वर्ड बहुत दफा यूज हुआ है जब जब हम रिट का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं।
और दूसरा पॉइंट जो इसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो देखिए, तो वो हमारा बनता है कि रिट का कॉन्सेप्ट किस तरह से इस्तेमाल हुआ है और उसके अंदर कौन कौन सी चीजें शामिल हैं। उसके अंदर फर्द का जिक्र किया गया, उसके अंदर वो अफराद जो कि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, जो कि फेडरेशन से ताल्लुक रखते हैं, जो कि हमारी सूबाई हुकूमत से ताल्लुक रखते हैं, जो कि हमारी लोकल अथॉरिटी से ताल्लुक रखते हैं, तो इन सब को हिस्सा बनाया गया है। इसलिए इन सब के ऊपर हावी है हमारी रिट का कॉन्सेप्ट और हमारी जुरिस्डिक्शन। तो ये कॉन्सेप्ट था मैंडामस का। मैंडामस का आप इस लिहाज से याद रखेंगे, टू डू एन एक्ट विच अ पर्सन इज बाउंड बाय लॉ टू डू। अब पर्सन का जो यहाँ पे मैं थोड़ा आपको क्लियर कर दूं कि जो पर्सन की डेफिनेशन है, अगर हमारे आइन में देखी जाए, ये आर्टिकल मैं आपको बता देती हूँ, आप खुद भी इसको रीड आउट कीजिएगा। 199 क्लॉज 5 बनती है, उसमें पर्सन की डेफिनेशन में बताया गया है कि ये पर्सन जो है कोई पॉलिटिक बॉडी भी हो सकती है, कोई कॉर्पोरेट भी हो सकता है, कोई जो है वो जुडिशरी को भी इसके अंदर ऐड किया गया है, गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स को भी ऐड कर दिया गया है। इससे मुराद फेडरेशन और सूबाई हुकूमतें और इनके अंडर आने वाले अफराद और इनसे इंटरलिंक्ड तमाम चीजें जो हैं, बाकी जो इनके विंग्स हो सकते हैं, वो भी इसमें शामिल हैं। तो पर्सन की डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन वो भी मैंने आपको डिफाइन कर दी है। अब हम चल रहे हैं अपनी नेक्स्ट रिट की तरफ। रिट जो है वो है सर्श्योररी। अब ये सर्श्योररी की रिट क्या होती है? इसका एक्सप्रेशन ये है कि लोअर कोर्ट मेड इन अप्रोप्रिएट एंड इनकरेक्ट डिसीजन। अब हमारी जो लोअर कोर्ट थी उसने दो एक्सप्रेशन छोड़े अपने डिसीजन में। एक उसने उसको इन अप्रोप्रिएट किया, एक इनकरेक्ट था। हमारी हायर कोर्ट्स जो थी उसने इसका एक्शन ले लिया, उसका नोटिस ले लिया। उन्होंने कहा कि भाई तुमने लॉ फॉलो क्यों नहीं किया? ठीक है, तुम तो लॉ से बाहर चली गई, ये तो तुम्हारा मामला नहीं था, तो क्यों किया? फिर इसका क्या हुआ कि लोअर कोर्ट मेड इन अप्रोप्रिएट एंड इनकरेक्ट डिसीजन इन आई ऑफ हायर कोर्ट, कि उसने, जो हमारी हायर कोर्ट थी, उसने बताया कि भाई आपका जो मामला था वो तो हायर कोर्ट के अंदर उस तरह से आपने डील ही नहीं किया। ठीक है, आपने क्या किया, लॉ को फॉलो नहीं किया। ठीक है, अब सर्श्योरिटी का जो कंसेप्ट है, आप उसको थोड़ा सर फिरे से माइंड में रख सकते हैं। अक्सर मैंने इसको इस तरह से माइंड में रखा है कि हम सर फिरे से मुराद क्या कहते होते हैं, कि कोई भी फर्द हो तो हम कहते हैं कि ये सर फिरा है, ये फॉलो नहीं करता चीजें। ठीक है, तो ये सर फिरा सा शख्स है। तो उसी लिहाज से आप ये कर सकते हैं कि जब अदालतें भी इस तरह का कोई एक्शन करती हैं, तो फिर सर्श्योरिटी की रिट जो है वो की जा सकती है। तो सर फिरे से इसे माइंड में रखें। अच्छा जी, उसके बाद क्या आ जाता है इसमें? रिट हमारी आ जाती है क्यू वारंटो की, रिट ऑफ क्यू वारंटो। अब क्यू वारंटो की रिट क्या होती है? इसमें ये होता है कि किसी पर्सन की अथॉरिटी है और वो उससे पूछता है कि आप ये अथॉरिटी या ये ऑफिस अकॉर्डिंग टू लॉ अगर यूज कर रहे हैं तो किस कानून के तहत कर रहे हैं। अगर आप इस ओहदे पे हैं तो आपका अपर अथॉरिटी कौन सी है? ठीक है, यानी क्या कहने का मकसद ये है कि कोई भी फर्द जब किसी ओहदे पर है तो यकीनी तौर पर उसके इख्तियारात का इंदराज रूल्स एंड रेगुलेशंस में मौजूद है। ठीक है, इसे कहते हैं क्यू वारंटो। ठीक है, ये चीज इसके अंदर आ जाती है, ये आपने माइंड में रखनी है क्यू वारंटो। इसको आप इस तरह से रख सकते हैं अपने दिमाग में, मैंने इसको क्यू वारंटो को क्यों से माइंड में रखा है, कि क्यों तुम इस ओहदे पर क्यों हो। ठीक है, आप क्यों है, किस अथॉरिटी के अंडर जो है आप वर्क कर रहे हैं, आप यहाँ पर क्यों हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको माइंड में रख सकते हैं। उसके बाद आ जाती है हमारी रिट ऑफ प्रोहिबिशन। अब ये प्योरली प्रोहिबिट करती है लोअर कोर्ट्स को कि वो अपनी ज्यूरिस्डिक्शन से बाहर ना जाएं। जब कोई कोर्ट कोई ऐसा फैसला कर देती है जो कि उसकी ज्यूरिस्डिक्शन में नहीं था, और फिर पता चलता है कि भाई, और वो उस पर कायम भी है, ठीक है, और इसके अंदर कोई कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाता है कि भाई इसकी जुरिस्डिक्शन बनती थी नहीं बनती, लेकिन इसके बावजूद उसने डिसीजन दे दिया, उसने काम कंप्लीट कर दिया, क्वेश्चन उठ गया इसकी तो जुरिस्डिक्शन ही नहीं बनती थी। हायर कोर्ट्स ने अपनी डिस्क्रिशन पावर इस्तेमाल की, अपनी डिस्क्रिशनरी पावर को इस्तेमाल करते हुए पूछा कि भाई आप किस लिहाज से ये जो
केस है उसको सुन रहे हैं, जबकि आपकी तो ये जुरिस्डिक्शन ही नहीं बनती थी। अब यहाँ पे ज्यूरिस्डिक्शन बनना या ना बनने से मुराद हर तरह की ज्यूरिस्डिक्शन हो सकती है। इलाके की ज्यूरिस्डिक्शन भी हो सकती है, क्योंकि हमें पता है कि हम कौन कौन सी ज्यूरिस्डिक्शन जो है वो पढ़ते हैं। हम प्यूकिनरी ज्यूरिस्डिक्शन भी पढ़ते हैं कि एक अदालत की जो केस है, ठीक है, मालियत के एतबार से कौन सी अदालत सुनेगी, इस अदालत का इलाकाई इख्तियार बनता था कि नहीं बनता था, ठीक है, ये केस इसने सुनना था कि नहीं सुनना था। तो इस तरह के कॉन्सेप्ट इसमें शामिल हैं। तो जब पता चले कि इस कोर्ट की तो ज्यूरिस्डिक्शन ही नहीं थी, तो जो रिट अराइज होती है, वो रिट कौन सी अराइज होती है, रिट ऑफ प्रोहिबिशन। इसमें हाई कोर्ट जो है वो वादे करती हैं कि तुम आउटसाइड द लॉ जा रही हो, तुम्हारी ये ज्यूरिस्डिक्शन नहीं थी। तो फिर हाई कोर्ट तो फिर हर तरह के मामला सुन लेती है, तो हाई कोर्ट की तो फिर बनती बनती है, ठीक है। ये हमारी होगी रिट ऑफ प्रोहिबिशन। अब जो लास्ट रिट रह गई है वो हमारी रिट है रिट ऑफ हैबिस कॉर्पस। इसे रिट ऑफ हब्से बेजा भी कहा जाता है। उर्दू में इसके लिए जो वर्ड यूज होता है वो हब्से बेजा। अब हबस का जो वर्ड है वो हम उर्दू में बोलते हैं, तो मौसम के लिहाज में हम कहते हैं कि हबस हो गई है, तो क्या होता है, घुटन फील हो रही होती है ब्रीथ करने में, ठीक है। वैसे हम इरिटेशन फील कर रहे होते हैं कि मौसम अच्छा नहीं है, हबस हो गई है। तो वो हमारे माइंड पे भी इफेक्ट रखता है, हमारा जो इनर है उसके पे भी इफेक्ट रखता है। सेम उसी तरह कि जब, अब इसमें पॉइंट जो ऐड करूंगी वो ये है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमें फ्रीडम ऑफ मूवमेंट देता है। कोई भी शख्स मूवमेंट के बगैर नहीं रह सकता। किस तरह की मूवमेंट हो सकती है, उसने बाहर निकलना है अपने घर से, उसने अपने वर्क पे जाना है, उसने मे भी इंजॉयमेंट के लिए जाना है, किसी एंटरटेनमेंट के लिए जाना है। तो एक इंसान जो है वो घर में कैद नहीं रह सकता। तो ये फ्रीडम ऑफ मूवमेंट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने दी है। तो किसी का क्या तुक बनता है कि क्या उसका मामला है कि वो किसी शख्स को कैद कर दे, उसको डिटेंट कर दे, उसे रिटेन्ड कर दे, उसे डिटेन कर दे, कैसे कर सकता है। तो यही सूरत हाल आती है कि जब किसी शख्स को ये बात वाज़ेह हो जाए कि विदाउट लीगल अथॉरिटी और इलीगली तौर पर उसको डिटेंट कर दिया गया है, उसकी जो मूवमेंट, राइट ऑफ मूवमेंट था उसे जो है वो खत्म कर दिया गया है, उसे कहीं गिरफ्तार कर लिया गया है, ठीक है, जो कि उसका नहीं बनता था, तो हैबिस कॉर्पस की रिट की जाती है। अब ये हमारी तमाम काइंड्स पूरी हो गई, ठीक है। विद एक्सप्रेशंस मैंने आपको बता दिया कि आपको किस तरीके से इसको माइंड में रखना है, ठीक है। मजीद ये है कि इसके साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशन की रीडिंग करें, उसके अंदर एक्सप्रेशंस किस तरह से यूज हुए हैं, कौन कौन से वर्ड्स यूज हुए हैं, उसे बाकायदा तौर पर पढ़ने के बाद 1 2 3 4 करके एलिमेंट्स बना के लिखें। ये ज्यादा जरूरी है इस चीज में। एज अ स्टूडेंट भी और एज अ प्रैक्टिशनर भी हमें उस चीज को रीड आउट करते रहना चाहिए। अब एक बहुत अहम चीज है जिसके बारे में बताना चाहती हूँ कि रिट का जो राइट है वो किस किस्म का राइट है। वो मैटर ऑफ राइट ऑफ मैटर है, ठीक है, यानी कि ऐसा राइट है कि जिसके बारे में हम कहें कि भाई ये तो मेरा हक बनता है। यहाँ तो एक डिस्क्रिशन पावर है कि जो अदालत है उसकी पावर है कि वो देखे इस मामले को कि इसमें रिट देनी है कि नहीं देनी। ये मैटर ऑफ राइट नहीं है। तो ये देखिए कि जो रिट पिटिशन है वो मैटर ऑफ राइट बिल्कुल नहीं है, वो एक डिस्क्रिशनरी पावर है। डिस्क्रिशनरी पावर क्या है कि जोन से एक्सप्रेशन हमने पढ़े हैं, अगर कोई एप्लीकेशन ना भी दे शहरियों में से, ठीक है, अदालतें जब खुद उनको पता चलता है कि भाई इस तरह से मामला हुआ है, ये इसकी जुरिस्डिक्शन नहीं बनती थी, ये फला ऑफिशियल जो है अकॉर्डिंग टू लॉ वर्क नहीं कर रहा, ये अपने इख्तियार से बाहर निकल चुका है, ठीक है, ये इजहार वजू करे कि इख्तियारात को किस तरह से इस्तेमाल कर रहा है, तय्युन इख्तियारात किस तरीके से होते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है इसके अंदर शामिल हो जाती हैं, ठीक है। तो विदाउट एनी एक्ट जो है ये चीज नहीं की जा सकती। तो इसके अंदर ये कॉन्सेप्ट भी मद्देनजर रखा जाएगा कि जो रिट पिटिशन का कॉन्सेप्ट है वो राइट नहीं है, वो डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द कोर्ट है। फिर इसके साथ एक और कंसेप्ट भी मंसूब है, वो ये है कि रिट पिटीशन आप डायरेक्ट नहीं कर सकते। मतलब आपका जहाँ पे हक तल्फ हुआ या आपको कहाँ कहीं पे कोई क्लेम राइज हुआ, आप उस डिपार्टमेंट में गए नहीं, आपने कोई वहां पर शिकायत दर्ज नहीं की, आपने कोई बात नहीं वहां पे की, आपको बस हुआ और आप डायरेक्ट उठ के रिट पिटीशन दायर कर दी। ऐसा नहीं होता। रिट पिटीशन के मामले में ये चीज देखी जाती है कि जो निचले प्लेटफॉर्म से आया कि आप उसे यूज करते हुए आए हैं, क्योंकि यहाँ पे कॉन्सेप्ट है इक्विटेबल रिलीफ का। और इक्विटेबल रिलीफ क्या होता है, इक्विटेबल रिलीफ जो है अगर आपको निचले सतह पर मिल सकता था तो क्यों नहीं वहां से आपने लिया, डायरेक्ट आप हाई कोर्ट के पास आ गए।
और अगर आप किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल के पास उसके अगेंस्ट आए हैं, तो क्या अदालत फौरी तौर पर अनदेखी आपकी बात को ओके कर दे और उसके खिलाफ जो है वो कोई एक्शन ले लेगी? ऐसा नहीं है, बकायदा तौर पर अदालत ने ओपोजिट पार्टी को भी सुनना है। ओपोजिट पार्टी को सुनेगी, अगर कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल है उन लोगों को बुलाया जाएगा, आपको कोई लोअर कोर्ट से एतराज है उसकी सारी सुनवाई की जाएगी कि मामला आखिर यहाँ तक पहुंचा कैसे, आया कि आपने निचले प्लेटफॉर्म को यूज किया, आया कि रिट के अलावा कोई और इक्विटेबल रेमेडी मौजूद थी, तो फिर वाई यू यूज दिस प्लेटफॉर्म, आपने इस प्लेटफॉर्म को यूज क्यों किया। ये तमाम चीजें देखी जाएंगी। रिट का जो ऑप्शन है वो उस टाइम यूज किया जाता है जब नीचे सतह से आप हो आए, किसी ने आपकी बात उस तरह से नहीं सुनी जो कि लॉ कहता है, जो कि आइन कहता है, उसके बाद भी आप जो हैं वो खाली हाथ वापस लौटे हैं। ठीक है, फिर आपका आखिरी आखिरी जो हरबा होता है वो होता है रिट पिटिशन। लेकिन आप इस तरह से डायरेक्ट जाके कि आप इधर हैं और आपका नुकसान हुआ, कहीं भी आपको इन्फ्रिंजमेंट ऑफ राइट हुई और आप यहाँ से उठ के आपने हाई कोर्ट में रिट पिटिशन दायर कर दी, ऐसा नहीं है। तीसरी चीज जो बहुत अहम है रिट के हवाले से, तो वो माइंड में रखिए कि हमारे जो आइन है उसके अंदर दो आर्टिकल्स हैं। आर्टिकल दो किस तरह से हैं? एक सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन को डील कर रहा है जो कि 184 क्लॉज 3। एक है हमारा 199 जो कि उससे लॉन्ग है, हाई कोर्ट के रिट पिटिशन के मामले को डील कर रहा है। तो ये पार जो है ना, ये कंकरेंट पार है। और कंकरेंट पार से क्या मुराद है, यानी कि ये जो रिट की पार है ये दोनों अदालतों के पास है, ये सुप्रीम कोर्ट के पास भी है, ये हाई कोर्ट के पास भी है, तो इस लिहाज से ये कंकरेंट है। फेडरेशन का मामला हो, सूबे का मामला हो, लोकल अथॉरिटी का मामला हो, प्लेटफॉर्म यूज किया जा सकता है। लेकिन फिर वही कहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में मामला बहुत कम पहुंचता है। किस तरह से कि हाई कोर्ट को भी पहले कंफर्मेशन करनी पड़ती है और फिर उसने कहना होता है कि हाँ जी, इजाजत देनी होती है उसको, क्या वो परमिशन लेटर देना होता है कि हाँ जी वाकई यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट से चाराजोई की जरूरत है। और सुप्रीम कोर्ट के पास जो मोस्टली मैटर्स जाते हैं वो जाते हैं लॉ के पॉइंट पे कोई एम्बिग्विटी है। ये माइंड में रखें कि जैसे जैसे मैंने अगेन अपनी एक वीडियो में भी बताया था कि जिस तरह से आप हायर प्लेटफॉर्म यूज करते हैं, तो वैसे वैसे आपने लॉ के कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए वहां पे जाना है। जहां पे बात आती है एविडेंस रिकॉर्ड करने की, फैक्ट्स की, ये तमाम मामला ट्रायल कोर्ट्स में डील कर लिए जाते हैं, ज्यादा से ज्यादा हाई कोर्ट, लेकिन वो भी उस मामले पर जो है वो करती है जिसपे कोई एम्बिग्विटी पैदा हुई हो। बट जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है वो पॉइंट ऑफ लॉ की कोर्ट है। वो कौन सी कोर्ट है? पॉइंट ऑफ लॉ की कोर्ट है। तो होपफुली कि ये जो लेक्चर है ये आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा, और आपको जो लॉ से रिलेटेड कंफ्यूजन है कम से कम इन टॉपिक से रिलेटेड वो होपफुली होपफुली के क्लियर हो चुकी होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो भी इसी तरह के टॉपिक्स पे बनाएंगे। और रिक्वेस्ट ये है कि प्लीज लाइक माय चैनल एंड सब्सक्राइब शेयर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।